नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 17 अगस्त से लेकर आज तक जितने भी फिजिक्स से सेम टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपके आगे की डेट में ग्रुप डी एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि दो प्रतिरोध 6 ओम और 12 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसमें 3 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 सेकेंड में निष्कासित ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? 1 सेकेंड में निष्कासित ऊष्मा की मात्रा निकालना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। कभी दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो कभी श्रेणी क्रम में, तो कभी समांतर क्रम में जोड़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों 6 ओम और 12 ओम जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। दो प्रतिरोध दिया गया तो दो प्रतिरोध लेंगे। ठीक है, R1 कितना है? 6 है, और R2 कितना है? 12 है। तो 12 6 कितना हो जाएगा? 18 ओम हो जाएगा। 18 ओम हो जाएगा। अब दोस्तों 3 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 सेकेंड में निष्कासित ऊष्मा की मात्रा निकालना है। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है H बराबर होता है I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT होता है। I क्या है दोस्तों? करंट है, और करंट कितना दिया गया? यानी धारा 3 एम्पीयर दिया है, तो 3 एम्पीयर वैल्यू रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। R का वैल्यू कितना आया? 18 आया है, और T का वैल्यू कितना दिया गया? 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि यदि यहाँ पर मिनट में दिया रहेगा तो आप सेकेंड में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 18 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। 162 जूल आंसर हो जाएगा, 162 जूल। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगी? अवतल दर्पण है और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। यदि दोस्तों अवतल दर्पण रहेगा तो वस्तु की दूरी और फोकस दूरी क्या लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। तो U का वैल्यू कितना हो जाएगा? -10, और F का वैल्यू क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। V का वैल्यू निकालना है। दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। 1/V निकालना है V का वैल्यू, तो 1/F प्लस 1/U इधर जाएगा, -1/U हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा? 1/F। F का वैल्यू कितना है? -20 है, तो -1/20 हो जाएगा। अब -10 U का वैल्यू दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस 1/10 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 20 से एलसीएम इसका हो जाएगा -1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 1/20। तो 1/V बराबर कितना आ गया? 1/20। तो V बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, दो लेंस की क्षमताएं क्रमशः 5 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर है, तो फोकल दूरी ज्ञात करें। दोस्तों फोकल दूरी निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। डायोप्टर दिया गया, 2 डायोप्टर दिया गया, तो दोस्तों 2 डायोप्टर यदि दिया रहेगा तो क्या करेंगे? लेंस, दोनों लेंस की समतुल्य क्षमता कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2। P बराबर P1 प्लस P2, तो 5 प्लस यहाँ पर दिया गया माइनस, तो -10 हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? -5 डायोप्टर हो जाएगा। अब दोस्तों लेंस की क्षमता का फार्मूला था P बराबर 1/F। F निकालना है तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो P का वैल्यू कितना आया है? -5 आया है। अब इसको भाग देंगे तो -0.2 मीटर हो जाएगा। यदि सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर को फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा? लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, और दोस्तों वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है और फोकल लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। यदि उत्तल लेंस रहेगा तो वस्तु की दूरी नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। F कितना है? 10 सेंटीमीटर है।
निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। तो फार्मूला क्या होता है लेंस का फार्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v बराबर माइनस 1/u उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1/u हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो वेव का वैल्यू कितना है 10 है, तो 1/10 हो जाएगा। माइनस हो जाएगा -30 है तो -30 यानी -1/30 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका 10 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 या 30 -1 यानी 2 कितना हो जाएगा 30 कट जाएगा 15 बार में, यानी 1/v बराबर कितना आ जाएगा 1/15। तो v बराबर कितना आ जाएगा v बराबर 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति क्या होगी। शक्ति क्या होगी तो फार्मूला अभी बताएं, P बराबर क्या होता है 1/f होता है। f का वैल्यू दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर सेंटीमीटर में रहेगा तो आपको मीटर में चेंज कर देंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भागा देंगे यानी 25/100 हो जाएगा, तो 100 ऊपर चल जाएगा तो 100 ऊपर हो गया। 25 चौके 100 4 डायोप्टर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दो प्रतिरोध 10 ओम और 30 ओम समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 सेकेंड के बाद निष्कासित ऊष्मा की मात्रा कितना होगा। इस बार दोस्तों दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध जोड़ा जाएगा फार्मूला क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, 1/r1 कितना है 10 है, r2 कितना है 30 है। एलसीएम लेंगे तो 30 हो गया, 10 या 30 प्लस 1 4/30 हो जाएगा, यानी r बराबर कितना हो जाएगा r बराबर हो जाएगा उलट जाएगा तो 30/4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका फार्मूला होता है h बराबर क्या होता है I² RT होता है। I का वैल्यू दिया गया 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। R का वैल्यू कितना है 30/4 और T का वैल्यू 1 सेकेंड दिया गया। कटेगा तो काट देंगे 15 दूनी 30 2 दूनी 4 गुना करेंगे तो 15×5 = 75, 15 दूनी 30 और 7 37/2 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 2 2 8 16 2 7 14 2 5 10 इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है तथा उसके फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। अब दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, अवतल दर्पण है और दोस्तों अवतल दर्पण है और इसका वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों अवतल दर्पण में क्या होता है वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दोनों नेगेटिव होता है, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर और f का वैल्यू कितना है -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, वस्तु की ऊंचाई दिया गया यानी h2 दिया गया है 2.5 मीटर 2.5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर निकालना है क्या ऊंचाई निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन बराबर क्या होता है, यदि दर्पण का आवर्धन निकालना है तो दोस्तों फार्मूला होता है h1/h2 बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई और -v/u भी होता है। ठीक है, यदि आपको मालूम क्या है v मालूम है u मालूम है वस्तु की ऊंचाई मालूम है तो h1 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या h1/h2 कितना है 2.5 है -v/u v कितना है। अब दोस्तों v का वैल्यू यहाँ पर मालूम नहीं है तो v का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे v का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले v का वैल्यू निकालेंगे, u मालूम है f मालूम है तो दर्पण का फॉर्मूला लगा देंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अब इसी पर वैल्यू रखेंगे तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा 1/f का वैल्यू कितना -20 प्लस इधर है तो माइनस जाएगा, तो माइनस यहाँ पर भी माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/20
यहाँ पर 10 है, फोकस दूरी कितना है 10 है। एलसीएम निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 -2 +1 यानी -1/20 यानी भी का वैल्यू कितना आ गया -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों फार्मूला हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यहीं पर इस पर रख देंगे वैल्यू। तो H1 तो निकालना है, H2 मालूम है 2.5। अब प्रतिबिंब की माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई कितना है -20, तो -20, 20 कट जाएगा तो कितना आ गया H1 बराबर क्या आ जाएगा -2.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 26 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। 26 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या दिया गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। तो दोस्तों ए बराबर क्या होता है R/2 होता है। ए बराबर R/2, आर का वैल्यू कितना है 26 है बटा 2, 13 बार में कट जाएगा तो 13 हो जाएगा, फोकल दूरी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 220 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब से प्रभावित धारा क्या होगा। प्रभावित धारा निकालना है, करंट निकालना है। दिया गया है वोल्टेज दिया गया है 200 वोल्ट, पावर दिया गया है 220 वाट। तो दोस्तों फार्मूला होता है पावर बराबर P = VI। आई का वैल्यू निकालना है, सभी का वैल्यू मालूम है। तो P का मालूम है 220 और V का वैल्यू मालूम है 200 गुने I। 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 10 दूनी 20 यानी I बराबर कितना हो जाएगा 11/10, 1.1 एम्पियर। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 2 ओम प्रतिरोध वाली चालक तार की लंबाई 4 मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर है। अगर चालक तार की लंबाई 2 गुना और क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगी। क्या दिया गया दोस्तों, सबसे पहले दिया गया 2 ओम के प्रतिरोध वाली चालक तार की लंबाई दिया गया है, यानी R का वैल्यू दिया गया है। पहला R1, R ले लेते हैं, R1 R2 नहीं लेते, R ले लेते हैं। तो R का वैल्यू क्या दिया गया है, R का वैल्यू 2 ओम दिया गया है। तार की लंबाई L का वैल्यू कितना दिया गया 4 मीटर दिया गया है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया दिया गया है 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला होता है दोस्तों R बराबर होता है ρL/A। R मालूम है, L मालूम है, A मालूम है, रेसिस्टिविटी निकल जाएगा, रो का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो R का वैल्यू कितना है 2 है, L का वैल्यू कितना है 4 है और 8 है एरिया, 4 दूनी 8 यानी रो रेसिस्टिविटी कितना हो जाएगा 4, रेसिस्टिविटी हो जाएगा 4। अब दोस्तों रेसिस्टिविटी 4 हो गया। अब कह रहा अगर चालक की तार की लंबाई दुगुना कर दिया जाए, यानी तार की लंबाई L का वैल्यू जब पिछला बार दिया गया 4, पीछे दिया गया 4, तो 4 का यदि दोगुना करेंगे 8 हो जाएगा। फार्मूला वही लगाएंगे, R' निकालना है यानी प्रतिरोध निकालना है। तो R' बराबर ρL'/A'। ठीक है, रो का वैल्यू कितना मालूम है, रेसिस्टिविटी 4 मालूम हो गया। अब कह रहा कि तार की लंबाई दुगुना कर दिया जाए, यानी 4 है तो 4 का दुगुना 8 हो जाएगा, और क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाए, यानी 8 है तो 8 का 4 गुना, 8 चौके 32, तो 8 चौके 32, 4 4 कट गया यानी 1 आ जाएगा, 1 ओम हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी प्रतिरोध जो आ जाएगा 1 ओम। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध समांतर रूप में जुड़े हैं, यह एक तीसरे प्रतिरोध 10 ओम से श्रेणी में जोड़ा जा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले 2 समान प्रतिरोध यानी 10 ओम का 2 प्रतिरोध है और जो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और उसके बाद दोस्तों 10 प्रतिरोध एक तीसरा प्रतिरोध है जो 10 ओम का है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। यानी इस प्रकार इसका फिगर होगा, जैसे एक समांतर क्रम में जोड़ा गया, ए भी 10 ओम है, ए भी 10 ओम है। ठीक है,
अब एक तीसरा प्रतिरोध है जो A10 ओम है, जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसी को निकालना है। तो श्रेणी क्रम में सबसे पहले क्या है, पैरेलल में है, तो इसको पैरेलल में फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/10 1/10, तो 2/10 हो जाएगा, यानी 1/5, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 5। अब दोस्तों 5 आ गया और ये फिर श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है r बराबर r1 प्लस r2। तो r1 कितना हो गया 5 हो गया, r2 कितना है 10 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 15 ओम हो जाएगा, 15 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है प्रत्येक 6 ओम के 3 प्रतिरोध 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर जोड़ा जाता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना करें। 6 ओम के 3 प्रतिरोध 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर जोड़ा जाता है, तो समांतर में क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r सभी का 6 है, तो 3/6 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 1/2 r बराबर कितना आ जाएगा 1/2, r बराबर हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। r बराबर 6 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा गया है, तो धारा निकालना है। तो V इक्वल टू कितना, फार्मूला क्या होता है IR, V इक्वल टू IR होता है। V का वैल्यू 6 मालूम है, I का वैल्यू निकालना है। R का वैल्यू कितना है 2 आया, 2 3 6, I बराबर कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। कांच का सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, क्या कह रहा है दोस्तों, कांच का सापेक्ष, कांच यानी ग्लास का सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, वाटर का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, जिसका निकालना है उसका ऊपर, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसका नीचे। तो हो गया म्यू W बटा म्यू ग्लास यानी कांच। वैल्यू रखेंगे, वाटर का कितना दिया गया है 4/3 दिया गया है, तो 4/3 गुने ग्लास का कितना है 3/2, तो 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करेंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि जिसके सापेक्ष बोलेगा, जिसका निकालना है ऊपर चल जाएगा, जिसके सापेक्ष बोलेगा, कांच के सापेक्ष बोल रहा है तो कांच का सापेक्ष यानी कांच नीचे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितना होगा। 4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि यही विभवांतर जो हो बढ़कर इतना हो जाता है 165 हो जाता है, तब विद्युत धारा कितना होगा। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है IR होता है। ठीक है, तो V इक्वल टू IR, I दिया है V दिया है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ठीक है, यानी V1 दिया गया है, V1 4 दिया गया, तो V1 बटा V2 बराबर I1 बटा I2 लिखेंगे। वैल्यू रखेंगे, V1 का वैल्यू कितना है, तो V1 का 60 है, V2 165 है, I1 कितना है, तो I1 4 है और I2 निकालना है। तो 15 चौके 60 कट गया, ये काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा 11 एम्पियर, I2 बराबर 11 एम्पियर। तो विद्युत धारा कितना हो जाएगा 11 एम्पियर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितना ऊर्जा का उपभोग करेगा, कितने यूनिट ऊर्जा का उपभोग करेगा निकालना है। तो यदि यूनिट की संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा तो कैसे निकालेंगे, तो यूनिट की संख्या यदि निकालने के लिए बोलेगा तो यूनिट की संख्या यानी यूनिट बराबर जितना उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको लिखेंगे। तो एक बल्ब किया जा रहा है, एक लिखेंगे, कितने वाट का है 100 वाट का है, तो 100 गुना कर देंगे। प्रतिदिन कितना घंटा जलाया जा रहा है 5 घंटा, तो 5 गुना करेंगे।
निकालना है कितने दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए, तो 3 गुना करेंगे बटा 1000 से भाग दे देंगे। 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, भाग देंगे तो 1.2 पचे 10, इतना हो जाएगा यूनिट, 1.5 यूनिट की ऊर्जा खपत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करते समय क्या होगा। क्या बोल रहा है दोस्तों, जैसे क्या कर रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है, यानी विरल माध्यम, ये विरल माध्यम से यदि ये जा रहा है किरण, ठीक है, विरल माध्यम से जा रहा है, यानी रेरल मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। विरल माध्यम से जा रहा है डेंसर मीडियम में, यानी सघन माध्यम में। तो दोस्तों ये जो निकल रहा है सीधे निकलेगा, लेकिन दोस्तों यदि डेंसर मीडियम में जाएगा यानी सघन माध्यम में जाएगा, तो दोस्तों अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, किरण क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन दोस्तों सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इसका हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, नहीं अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, पानी का अपूर्णांक 4/3 है, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। पानी का अपूर्णांक दिया गया है, पानी में प्रकाश की चाल निकालना है। दोस्तों अपूर्णांक बराबर क्या होता है, C/V, यानी आप C/V होता है। C क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पानी का अपूर्णांक दिया गया यानी म्यू का वैल्यू दिया गया है 4/3, तो 4/3 बराबर 3 × 10⁸ भी निकालना है, पानी में प्रकाश की चाल निकालना है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 9 × 10⁸ हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना 1, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अगर अपूर्णांक 1.33, 1.65 और 1.46 के 3 माध्यम PQR दिया गया है, तब वह माध्यम जिसका प्रकाश सबसे तेजी से यात्रा करेगा वह कौन सा है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि जिसका अपूर्णांक अधिक होगा वह सघन माध्यम होगा, यानी डेंसर मीडियम होगा, और तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो इस क्या बोले कि जिसका अपूर्णांक अधिक होगा वो डेंसर मीडियम होगा, और डेंसर मीडियम में दोस्तों वेलोसिटी कम होता है, यानी अपूर्णांक अधिक होगा डेंसर मीडियम में तो वेलोसिटी कम होगा, और दोस्तों जिसका अपूर्णांक सबसे कम होगा वो विरल माध्यम होगा, तो उसका वेलोसिटी अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक क्या बोल रहा है, किसका सबसे तेज यात्रा करेगा, यानी कौन सा प्रकाश जो है, कौन सा माध्यम में प्रकाश सबसे तेज यात्रा करेगा, तो किसका अपूर्णांक सबसे कम है, यानी 1.33 जो है सबसे कम है, यानी 1.33, यानी P का है 1.33। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका वेलोसिटी क्या होगा, अधिक होगा, वेलोसिटी क्या होगा, अधिक होगा, और अपूर्णांक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी ये क्या है, विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में वेलोसिटी क्या होता है, अधिक होता है, और अपूर्णांक कम होता है। 1.65 सबसे ज़्यादा है, तो इसका अपूर्णांक यदि सबसे ज़्यादा है, ये सघन माध्यम है, और सघन माध्यम है तो इसका अपूर्णांक अधिक होगा, और इसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो निकालना है दोस्तों कि वह माध्यम जिसका प्रकाश सबसे तेजी यात्रा करता है, जिसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, वह माध्यम कौन सा है, तो वह माध्यम P है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है,
जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के कहाँ पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा होता है। उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है। उत्तल लेंस का फिगर बनाएंगे। ये उत्तल लेंस है, ठीक है, मुख्य अक्ष है। कह रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, कहाँ पर वस्तु रखा जाएगा कि प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये क्या है दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र है। यहाँ पर क्या होता है, F होता है, यहाँ पर C होता है, F1 C1, इधर होता है F2 C2, ठीक है। प्रतिबिंब बड़ा होना चाहिए, आवर्धित माने बड़ा, आभासी माने काल्पनिक और सीधा होना चाहिए। काल्पनिक और सीधा और बड़ा होता है कब, जब दोस्तों वस्तु कहाँ पर रखेंगे, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु रखा जाएगा। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु रखा जाएगा, तब प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों और समझ लेते हैं, क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है इसलिए इसको और समझते हैं। यदि दोस्तों अनंत पर वस्तु, यदि दोस्तों C, इसका ट्रिक समझ लीजिए कि C के दोस्तों लेफ्ट साइड में वस्तु रखा जाएगा, कहीं पर यहाँ वस्तु इधर रखा जाएगा, C के लेफ्ट साइड कहीं पर वस्तु रखा जाएगा, प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। लेकिन दोस्तों C का यदि लेफ्ट साइड में कहीं पर वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि C के यानी वक्रता केंद्र के लेफ्ट साइड कहीं भी वस्तु रखा जाएगा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और वक्रता केंद्र के राइट साइड कहीं भी वस्तु रखा जाएगा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। लेकिन दोस्तों वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, समान बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा यदि वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पर वस्तु रखा जाएगा कि प्रतिबिंब वस्तु के समान, वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा जाएगा तब वस्तु के समान प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अवतल लेंस में पूछेगा तो दोस्तों अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे तो आवर्धित, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आखिरी सवाल है, जब कोई वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी, बड़ा और सीधा होता है, तो दर्पण कैसा होगा, दर्पण कैसा होगा। तो दोस्तों अभी बताएं उत्तल लेंस में, और उत्तल लेंस में क्या कहाँ पर वस्तु रखे थे, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच यदि रखे थे तो प्रतिबिंब आवर्धित यानी बड़ा बना था, सीधा बना था और दोस्तों आभासी बना था, ठीक है। तो उसका उल्टा जस्ट होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा। इसका जस्ट उल्टा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उल्टा उत्तल लेंस यानी सेम होता है, सेम काम करता है। जो उत्तल जस्ट क्या करेगा, जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो जैसा फिगर बनेगा, जैसा काम करेगा, सेम उत्तल लेंस में काम करेगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस में अभी देखे हैं, तो इसका भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको मालूम हो गया होगा कि प्रतिबिंब आभासी, बड़ा, सीधा कब बनेगा, तो जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा तब बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब वस्तु रखा जाएगा तो आभासी, बड़े, सीधा बनेगा, अन्य अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अन्य अवतल दर्पण के जैसा सेम काम करता है उत्तल लेंस, याद रखिएगा। सेम इसका क्लियर याद रखिएगा तो उत्तल लेंस का भी आपको क्लियर याद हो जाएगा। इसका भी जहाँ प्रतिबिंब बनता है, जहाँ वस्तु रखते हैं, जैसा प्रतिबिंब बनता है उसमें वही बनता है। लेकिन दोस्तों उसका अवतल लेंस और इसका उत्तल दर्पण सेम काम करता है। इसका भी आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, और उसमें अवतल लेंस में बनता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए कि वस्तु यदि फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी, बड़ा और सीधा बनेगा। यदि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु
के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, यदि वक्रता केंद्र और परे, यानी क्या बोले थे कि वक्रता केंद्र के ए साइड रहेगा तो वस्तु छोटा बनेगा, और ए साइड कहीं भी वस्तु रखेंगे राइट साइड तो बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर यदि वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र के परे या तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखेंगे वस्तु, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो दोस्तों ये प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा, ये वस्तु रखा गया, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद।